और बुलेटिन की शुरुआत किसानों के आंदोलन के साथ करेंगे। पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के घर लौटने की सूरत बनने लगी है। कल सरकार की तरफ से पंजाब के किसान नेताओं को फोन गया था। एमएसपी गारंटी पर सरकार कमेटी बनाना चाहती है, जिसके लिए किसानों ने 5 नाम मांगे हैं। अहम बात यह है कि सरकार का फोन ना तो राकेश टिकैत के पास गया और ना संयुक्त किसान मोर्चा के उन नेताओं को जो इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देती तब तक ही आंदोलन जारी रहना है। सभी मसले हल हो गए तो घर वापस तो जाएंगे, कहीं थोड़ी ना रहेंगे सड़कों पर। वेट फॉर 2-3 डेज, आपको जो आप चाहते हैं हो सकता है ऐसा ही हो। क्या जल्द होगी किसानों की घर वापसी? क्या आंदोलन खत्म करने को लेकर किसान नेताओं का रुख नरम पड़ने वाला है? जय जवान, जय जवान, जय जवान। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की बैठक के बाद किसान नेता सतनाम सिंह अजनाला का जो बयान सामने आया, उससे लगने लगा है कि अब किसान आंदोलन मुकाम पर पहुंच चुका है। सतनाम सिंह के मुताबिक सरकार ने किसानों की सभी मांगे मान ली हैं। केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को एमएसपी पर गारंटी कानून पर कमेटी बनाने के लिए 5 नाम मांगे हैं। गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसानों से मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव भेजा है। 2 प्रपोजल भेजे हैं। एक तो प्रपोजल भेजा कि आप जो एमएसपी की गारंटी पर जो कमेटी बननी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी की आने वाले समय में कमेटी बननी है, उसमें 5 नाम आप भेजो। सो सभी मांगे जो है 6 की 6 मांगे पूरी हो चुकी हैं। तारीख को संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक होगी, क्या घर वापसी का ऐलान हो सकता है? हाँ, उसी दिन ठीक है, 99% उसी दिन हो सकता। एक तरफ सतनाम सिंह सारी मांग पूरी करने और सरकार से सुलह होने के संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय करेंगे और उससे पहले भारत सरकार बातचीत करे। जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बारे में, तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। 4 तारीख की मीटिंग है। राकेश टिकैत के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि पंजाब के किसान यूनियन के नेताओं को सरकार की तरफ से फोन आया था, जिसमें सरकार ने कमेटी के लिए 5 नाम मांगे हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा को इस बात की कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है, न ही ये बताया गया है कि कमेटी किस बात को लेकर है, कमेटी का अधिकार क्या होगा। ऐसे में बगैर जानकारी के कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में ये भी कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ किसान यूनियन के नेताओं की आज होने वाली बैठक को लेकर मौखिक या लिखित रूप से कोई न्योता नहीं मिला है। हालांकि कुछ किसान नेता दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के सीएम की तरफ से उन्हें न्योता मिला है। एक प्रपोजल और आया है, वो हरियाणा के सीएम साहब ने जो किसान जथेबंदी के लीडर्स हैं उनको कल बुला लिया है कि हमारे से आकर मीटिंग करो कि उसके बारे में भी कोई हल निकाला जाए। तो अच्छी बात है, कदम दर कदम आगे बढ़ रही है सरकार। तो क्या सरकार की तरफ से सिलेक्टिव बात हो रही है? एक किसान नेता कुछ कह रहे हैं और दूसरा कुछ। बहरहाल सरकार के इस प्रस्ताव के बाद हलचल तेज हो गई है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें कमेटी के लिए 5 नुमाइंदे का नाम फाइनल हो सकता है। साथ ही आंदोलन की अगली रणनीति पर कोई फैसला हो सकता है। देखिए, हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा को एक यूनाइटेड फॉर्म में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रोसेस, देखिए जैसे पार्लियामेंट में रिपील का एक प्रोसेस था, तो इस मोर्चे में भी एक प्रोसेस होगा। तो लेट्स वेट फॉर 2-3 डेज, आपको जो आप चाहते हैं हो सकता है ऐसा ही हो। संकेत साफ है, आज की विशेष बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होगी और 4 दिसंबर को होने वाली बड़ी बैठक की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आंदोलन पर आखिरी फैसला 4 दिसंबर को होगा, लेकिन 4 दिसंबर के फैसले की स्क्रिप्ट तैयार करने में आज की बैठक अहम होगी।
सोनीपत से पवन राठी और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो आंदोलन के भविष्य को लेकर किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं कुछ किसान नेताओं के बयान। गवर्नमेंट ने जो 3 कृषि कानून है वो वापस ले ले, संसद में भी हो गया और राज्यसभा में भी हो गया। और हमारी एमएसपी पर जो बात अड़ी हुई है, जो हम चाहते हैं भी कमेटी बने, कमेटी एक टाइम बाउंड बने, कमेटी में 5 मेंबर हमारे हों, 5 सरकार के हों, और जो हमारे पर एफआईआर दर्ज हुई है, हरियाणा में है, यूपी में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, वो सभी वापस ली जाएं। ये हमारी मांगे हैं। हम जहां घर जाने के लिए वापस आए थे, बैठने के लिए आए थे, हमें सरकार ने बिठा रखा 1 साल से। अगर सरकार में देखिए इस आंदोलन के कर्ता जो हम सभी पे पर्चे हुए हैं, हमारे आगुओं पे भी हुए हैं, जहां देश के और किसानों पे भी हुए हैं, वो रद्द होते हैं, सरकार करती है, उसकी क्या प्रपोजल बनाती है। जो जैसे हमारा 3 काले कानून रद्द करवाने का मेन मुद्दा था, एक अहम मुद्दा था एमएसपी भी, उसमें चाहे सरकार ने एक अनाउंस कर दिया भाई कमेटी बनेगी, लेकिन अभी उसका कोई खरड़ा तैयार करके हमको नहीं दिया। हम 1 साल से बैठे हैं यहाँ, वही तुम कहते हैं तो खुश हो, हम 1 साल ही खुश रहे हैं। जो ये कानून वापस हो गए ने, ये तो खुशी की बात है। और दूसरी भी जो मांगे रहती हैं, जैसे उन पर केस सारे लोगों पर 50,000 से ऊपर केस है, उसको वापसी लेना चाहिए और एमएसपी दिया जड़िया वो गारंटी लेनी चाहिए। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हमें देखिए, आपने कई किसान नेताओं से बात की, साफ तौर पर उनका यह कहना है कि जो प्रमुख मांग थी वो मान ली गई है। ऐसे में घर वापसी के संकेत भी उन्होंने दिए, लेकिन कब तक बन सकती है बात? 4 दिसंबर या फिर अभी लंबा चलेगा यह आंदोलन? नेहा देखिए, असल में हुआ क्या है कि सरकार ने 19 तारीख को जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, रिपील होगा, उसके बाद से सरकार ने अनआधिकारिक रूप से बातचीत किसान नेताओं से शुरू कर दी। बैक चैनल टॉक्स जो होल्ड किए जा रहे थे वो 3 पंजाब के किसान नेताओं के साथ हो रहा था, और यही वजह है कि कई बार ऐसा लगा कि संयुक्त किसान मोर्चा शायद उस बातचीत के लूप से बाहर हो गया है, और उसकी वजह से बड़े नेताओं का भी बयान या एसकेएम का आधिकारिक बयान हमारे सामने है। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी साफ होती जा रही है कि जो 2 सबसे बड़े पेंच थे इस पूरे आंदोलन में अब बचे हुए, एक था एमएसपी की गारंटी को लेकर कमिटी, और दूसरा जो तमाम केसेस दर्ज हुए हैं अलग अलग राज्यों में, और सबसे ज्यादा एफआईआर्स किसानों पे दर्ज हुए हैं हरियाणा में, उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा। वो अब लग रहा है कि एमएसपी पे जिस तरह से 5 नाम मांगे गए हैं, तो वहां उस तरफ भी गाड़ी आगे बढ़ने लगी है। और दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उम्मीद है कि वो किसान नेताओं से जल्द ही बात करने वाले हैं, और उस मीटिंग के दौरान केस वापसी को लेकर चर्चा हो सकती है। यानी कि 2 अहम पेंडिंग मसले जो थे उस पे भी अब कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ने लगा है। तो निश्चित रूप से ये जो किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है, उसका मोर्चा अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ अग्रसर है। लेकिन इसमें छोटे छोटे निटिग्रिटीज हैं, कॉम्पनसेशन का मामला है, रिटर्न एश्योरेंस का मामला है। जब तक ये फुल प्रूफ इसका सोल्यूशन या खाका संयुक्त किसान मोर्चा को नहीं मिल जाता है, ये कहना जल्दबाजी होगी कि अब 4 तारीख को आंदोलन खत्म हो जाएगा या 10 तारीख को आंदोलन खत्म हो जाएगा। थोड़ा इंतजार और बचा हुआ है अभी इस फिल्म में। लेकिन अमित, क्या किसान नेता इस बात को समझते हैं कि अगर सरकार थोड़ी पहल कर रही है, 2 कदम आगे बढ़ा रही है, तो किसान नेताओं को भी पहल करनी होगी? कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी ओर से ये दिखाना होगा कि वो बातचीत में या फिर जो डिटेल्स हैं उसमें इंटरेस्टेड है। जी नहीं, निश्चित रूप से। और ये जो सेंटिमेंट है ये पंजाब के किसान नेताओं के अंदर आ चुका है, और कहीं ना कहीं आप अगर उनकी बातचीत भी सुने जो हम लोगों ने इस वक्त चैनल पे चलाया था, तो काफी फ्लेक्सिबल नजर आ रहे हैं। खास करके जब से तीनों कृषि कानून वापस लिए गए थे उसके बाद से फ्लेक्सिबल नजर आ रहे हैं, और लगातार वो इस बात को मेंटेन भी कर रहे हैं कि सरकार अगर अपनी तरफ से पॉजिटिव कदम उठाती है तो वो रिजिड नहीं रहेंगे, वो भी पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेंगे। और वो पंजाब के किसान नेताओं के साथ और हरियाणा के किसान नेताओं के साथ देखिए एक टेक्निकल मसला ये भी है कि उनके लिए आंदोलन अब 14 महीने हो गया है, और प्रमुख मुद्दा ये 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेके वो उन्होंने दिल्ली कूच किया था, उस पड़ाव को वो जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस पूरे आंदोलन को एक हैप्पी नोट पे, एक सुखद घड़ी में खत्म करना चाहते हैं। और जो पेंडिंग मसले हैं एमएसपी
केसेस और कॉम्पनसेशन का, उस पे भी एक रिटर्न अश्योरेंस चाह रहे हैं वो लोग सरकार से। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो दिख रही है। ठीक है, लिखित तौर पर कई चीजें किसान चाहते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए कि आने वाले वक्त में सरकार उनके लिए क्या सोचकर बैठी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की करेंगे, जिसके खतरे को लेकर अब देश सचेत होता जा रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर हवाई अड्डों पर आधी रात से सरकार के गाइडलाइंस लागू हो गए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वालों की सघन चेकिंग और जांच की जा रही है। एट रिस्क सूची में 11 देशों को रखा गया है, जहां से आने वालों पर नजर रखी जाएगी। पहली सूची में 12 देश थे, लेकिन बांग्लादेश का नाम सूची से हटा दिया गया। ओमिक्रॉन की एंट्री रोकने को लेकर देश के हवाई अड्डों पर आधी रात से जंग शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वालों की स्क्रीनिंग, जांच और क्वारंटीन की प्रक्रिया आधी रात से लागू हो गई। सभी हवाई अड्डों को सख्त जांच का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है उन पैसेंजर्स के बारे में जो एट रिस्क कंट्री से आ रहे हैं, जैसे यूरोप, साउथ अफ्रीका। और इसके चलते हम मेजर एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली एयरपोर्ट्स में भी देख रहे हैं कि जो मेजर्स है उनको पालन भी किया जा रहा है। अंदर एडवाइजरी बोर्ड्स भी लग चुकी है और जो कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी भी है उसको भी एम्प किया गया है। जो पहले 1000 सीटिंग फैसिलिटी थी उसको 1400 सीट में टर्नओवर किया गया है। और कह सकते हैं कि एक तरफ से प्रेपरेशन भी जब है, दूसरी तरफ हम एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या देश में फिर से इंटरनेशनल ट्रैवल बैन का एक पॉसिबिलिटी दिख रहा है। इस वक्त कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिवीजन के सामने हम लोग खड़े हैं। अराइवल्स डिवीजन है। 3 देशों को आइडेंटिफाई कर दिया गया है रिस्क कंट्रीज के आधार पर। बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर से आने वाले हर व्यक्ति को मैंडेटरी RT-PCR करवाना होगा इसके एयरपोर्ट के अंदर, और 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन भी इन लोगों के लिए रखा जाएगा। जिन देशों को ओमिक्रॉन के लिए बहुत ज्यादा जोखिम वाला तय किया गया है उनमें शामिल हैं यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। हालांकि सरकार के मुताबिक ओमिक्रॉन दुनिया के 14 देशों में फैला है और भारत इससे अछूता है। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारे लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए, इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। राहत की बात है कि भारत इससे बचा हुआ है, लेकिन इसे लेकर चिंता बनी हुई है। इसी वजह से सरकार से मांग हो रही है कि ओमिक्रॉन की एंट्री रोकने के लिए उन देशों की उड़ानें ही बंद कर दी जाएं जो इस वेरिएंट से प्रभावित हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा संवेदनशील शहर है। यहाँ पर फ्लाइट्स आती हैं जिसके जरिए जो यात्री आते हैं, अगर उनको वायरस है तो वो फैलाते हैं उसको खुलेआम। तो इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जो फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका से आ रही है उसको रोकना भी जरूरी है, और इतना ही नहीं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना जरूरी। बहरहाल सरकार फिलहाल इस मांग से सहमत नहीं है, लिहाजा ओमिक्रॉन की एंट्री रोकने के लिए ट्रेसिंग और टेस्टिंग के फॉर्मूले को ही अपनाया जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आए 6 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं। जो 6 मामले सामने आए हैं उनमें पिंपरी चिंचवड़ से 2, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भयंदर और पुणे से एक केस शामिल हैं। बीएमसी कमिश्नर के मुताबिक 11 नवंबर से 28 नवंबर के बीच दक्षिण अफ्रीका से 1126 लोग मुंबई पहुंचे हैं। 11 नवंबर से लेके ये 27-28 नवंबर तक करीबन 1126 लोग हैं, 1126, जो साउथ अफ्रीका से मुंबई में लैंड हुए हैं। जो ये सब डेटा हमने डीसीपी इमिग्रेशन FRRO ऑफिस से लिया है
उसमें हमें एड्रेस वाइज, नेम वाइज सबका डेटा हमारे पास है और कल से हमने उनको ट्रेस किया है। उसमें करीबन 100 लोग बंबई में हैं, बाकी MMR में हैं, बाकी रest महाराष्ट्र में हैं। उनका सबका हमने उनको होम क्वारंटाइन किया है, उनका टेस्टिंग कर रहे हैं। उसमें भी अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया गया उसकी जीनोम स्टडी की जाएगी। कोविड की दूसरी लहर से निपटने के बाद सरकार और इसकी तमाम एजेंसियां इस महामारी के नए रूप से जंग लड़ने को तैयार है। सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस जंग में आप भी मददगार बनिए। दिल्ली से श्रेया चटर्जी, कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई एयरपोर्ट से मेरी सहयोगी विद्या इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले विद्या, आपका रुख करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। वहां से सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं कि मामले हो सकते हैं ओमिक्रॉन को। इसको लेकर बीएमसी ने कौन से एहतियातन कदम उठाए हैं और एयरपोर्ट पर कौन सी गाइडलाइंस बदली गई? जी देखिए, जहां तक टेस्टिंग की बात है, एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है। यहां मुंबई एयरपोर्ट पर तकरीबन 40 से ज्यादा काउंटर्स खोल दिए गए हैं सिर्फ RT-PCR करने के लिए। इसके अलावा अगर लोग ट्रांजिट में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो तुरंत उनको रिपोर्ट चाहिए, उसके लिए एंटीजन के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। तमाम एहतियात यहां बरते जाते हैं। इसके अलावा जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं, जहां जैसे कि हम खुद अभी बता रहे थे कि जैसे यूके कह लीजिए, न्यूजीलैंड कह लीजिए, ये सारी जो कंट्रीज हैं, यहां से जो लोग आ रहे हैं उनको मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 7 दिन के लिए कहा जा रहा है कि उनको डाला जाएगा। तो ऐसे तमाम प्रिकॉशन हैं जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं, तकरीबन 6 से ज्यादा लोग जो इन हाई रिस्क कंट्रीज से आए हैं, जो पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं। हालांकि उनका जीनोम टेस्टिंग अभी बाकी है, जिससे ये पता नहीं चल पाया है कि वो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हैं कि नहीं। लेकिन क्योंकि वो पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं, इसकी वजह से ज्यादा प्रिकॉशन लेने की बात कही जा रही है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास विद्या। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, दिल्ली एयरपोर्ट पर किस तरीके की तैयारी देख पा रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले कह दिया गया कि जो 11 देश जिनकी लिस्ट जारी की गई है एट रिस्क में, जिसमें यूरोपियन कंट्री, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इसके अलावा चाइना जैसे देश शामिल है, तो अगर यहां से कोई आ रहा है तो मैंडेटरी है कि अंदर उसे टेस्ट कराना होगा और RT-PCR का। और इसके लिए करीब 1500 लोगों की एक बार में व्यवस्था की गई है टेस्टिंग के लिए, जो भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। और उस टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद ही यहां से कोई बाहर निकल पाएगा। और दूसरे अगर किसी देश से कोई आ रहा है, उसमें सभी का टेस्ट नहीं हो रहा। अगर किसी में सिम्टम पाए जा रहे हैं तो उसका ही सिर्फ यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। अगर आप एट रिस्क कंट्री से नहीं है, जहां ओमिक्रॉन के केसेस नहीं पाए जा रहे हैं, वहां से कोई अगर आ रहा है तो सिर्फ सिम्टम के आधार पे कार्रवाई होगी। लेकिन अगर इन 11 देशों से कोई आ रहा है तो उसकी यहाँ पे पहले RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उसे बाहर जाने की इजाजत होगी। इतना ही नहीं, उनमें से कई लोगों को गाइडलाइन यहाँ पर दी जाएगी कि अगर किसी को जरूरत होगा तो उसे होम क्वारंटीन भी 7 दिन के लिए किया जाएगा और इस दौरान भी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए होगी। जी नेहा। ठीक है, हिमांशु और विद्या, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में भी ओमिक्रॉन को लेकर पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों के हवाई अड्डे पर टेस्टिंग होगी। दिल्ली पहुंचते ही सैंपल देना होगा, जांच का खर्च यात्री खुद उठाएंगे और टेस्ट नेगेटिव आने पर ही यात्री को 7 दिन होम क्वारंटीन भी रहना होगा। 7 दिन बाद दोबारा नेगेटिव आने पर ही सेल्फ मॉनिटरिंग में रहना होगा। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। कोविड पॉजिटिव आने वालों को सख्त आइसोलेशन में रहना होगा। इसके लिए दिल्ली के LNJP अस्पताल में फैसिलिटी बनाई गई है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जांच नहीं की जाएगी। उनकी जांच लक्षण दिखने पर ही जांच होगी। दिल्ली में और क्या इंतजाम किए गए हैं, सुनने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 ICU बेड्स हैं। इसके अलावा 6800 ICU बेड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। तो 10,000 ICU बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, 6800 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 17,000 ICU बेड्स हमारे पास कुछ समय में बन के तैयार हो जाएंगे। 27,000 ऑक्सीजन बेड्स हम शॉर्ट नोटिस पे, 2 हफ्ते के नोटिस पे और तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे बेड्स मिला के हुए 63,800 बेड्स हम लोग इसके लिए तैयार हैं। पिछली बार ऑक्सीजन की सबसे कमी पड़ी थी
ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जितने अस्पताल हैं दिल्ली के, उन सारे अस्पतालों का मिला के लगभग 750 के करीब एमटी 750 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। स्टोरेज टैंक अब हमारे 442 मीट्रिक टन के स्टोरेज टैंक तैयार हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली की कैपेसिटी। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, जीरो कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं। 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है। तो सवाल ये कि क्या कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तरह ही खतरनाक है ओमिक्रॉन? ये सवाल बार बार सामने आ रहा है। अब तक की स्टडी के मुताबिक संक्रमण के मामले में ये डेल्टा से खतरनाक तो है, लेकिन फिलहाल इसकी प्रकृति डेल्टा जैसी घातक नहीं देखी गई। ये तस्वीरें कोरोना की दूसरी लहर की हैं, जब पूरे देश में खौफ और मातम पसरा हुआ था। हर कोई महामारी की दहशत में था, मौत पर चीख पुकार मची हुई थी। कोरोना के जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक बार फिर दहशत है, क्या वो दूसरी लहर की तरह ही खतरनाक हो सकती है? दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी इसे लेकर जताई जा रही चिंता के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक तकनीकी पेपर जारी किया और सभी देशों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के ग्लोबल खतरे को वेरी हाई यानी बहुत ज्यादा कहा है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन की संख्या बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से इसमें महामारी को और विकराल बनाने की क्षमता है। हाई म्यूटेशन की वजह से ये आबादी के एक बड़े क्षेत्र को संक्रमित कर सकता है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि सेहत के लिए ये कितना घातक है। उधर दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों के मुताबिक अल्फा और डेल्टा में कम म्यूटेशन थे। ओमिक्रॉन में 50 से अधिक म्यूटेशन और प्रोटीन स्पाइक पर 32 म्यूटेशन हैं। So what we see with this one is, again, it started, normally it will always start with your younger people. So it started with the younger generation, 40 and less. And the most predominant clinical complaint is severe fatigue for 1 or 2 days, with then the headache and the body aches and pain. Some of them will have what they call a scratchy throat, and some will have a cough, a dry cough, but it's not a constant cough. It comes and go. And that's more or less the big symptoms that we have seen. बड़ा सवाल ये है कि क्या ओमिक्रॉन के लक्षण कोरोना के पिछले वेरिएंट से अलग हैं? दक्षिण अफ्रीका के मरीजों में ओमिक्रॉन को जो लक्षण दिखे हैं, उसके मुताबिक ये सामान्य जुकाम के लक्षण जैसा है। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में जरूरत से ज्यादा थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी देखी गई, जबकि कुछ मामलों में ही हल्का तेज बुखार दिखाई दे सकता है। हालांकि अब तक के लक्षण के मुताबिक मरीज अस्पताल में भर्ती हुए बगैर भी ठीक हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नया वेरिएंट के करीब आधे मरीज ऐसे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ। यानी नए वेरिएंट से ना तो खौफ खाने की जरूरत है और ना ही अभी से इसे तीसरी लहर की शुरुआत समझने की जरूरत है। हाँ, सतर्कता जरूरी है। कोविड-19 के वायरस में थोड़ी म्यूटेशंस होके एक नया वेरिएंट आजकल रिपोर्ट हुआ है, पहली बार साउथ अफ्रीका से। लेकिन अभी कम से कम 1 दर्जन कंट्रीज हैं जिन्होंने इस वेरिएंट को अपनी कंट्री में बताया है। इंडिया में अभी तक इसका कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें तैयारी इसकी पूरी रखनी है। WHO के मुताबिक शुरुआती साक्ष्यों से पता चला है कि जिन लोगों को पहले कोरोना संक्रमण हुआ है, वो दोबारा इस नए वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर की करेंगे। सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। पुलवामा के कसबायार में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। जवानों के वहां पहुंचते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसका जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 आतंकियों को मार गिराया गया। ये बड़ी कामयाबी। पुलवामा के एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। राजपुरा में ये एनकाउंटर चल रहा था। मारे गए आतंकियों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है,
लेकिन इस बीच अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 आतंकी ढेर किए गए हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलवामा में ये एनकाउंटर, आज सुबह की ये घटना, जब सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जैसे ही वो पहुंचे वहां आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। और अब बात हिंदी जगत के महामंच एजेंडा आज तक की। दिल्ली में 3 और 4 दिसंबर को देश का नंबर 1 चैनल आज तक सजा रहा है हिंदी जगत का महामंच एजेंडा आज तक। कोरोना की महामारी की वजह से 2 साल तक एजेंडा आज तक का आयोजन वर्चुअली हुआ, लेकिन इस बार आज तक का मेगा कॉन्क्लेव एजेंडा आज तक पहले की तरह पूरी भव्यता के साथ तैयार है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज करेंगे शिरकत और तय करेंगे देश का एजेंडा। एक बार फिर सज रहा है हिंदी जगत का महामंच एजेंडा आज तक। 2 साल बाद एक बार फिर देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक लेकर आ रहा है एजेंडा आज तक। इस बार की थीम है नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। 5 राज्यों के चुनावी मिशन का रोड मैप लेकर एजेंडा आज तक में आ रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एजेंडा आज तक में विकास का एक्सप्रेसवे लेकर आ रहे हैं सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी। तो इकोनॉमी का बूस्टर डोज लेकर आ रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रखेंगे देश की नई उड़ान का एजेंडा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दौड़ाएंगे विकास की बुलेट ट्रेन। कैसे बनेगा एक नया कश्मीर, इस पर चर्चा के लिए आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। पहले माहौल तैयार करना है, कहां तक हम लोग जा सकते हैं, कहां तक वो जा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती। बेसिक फैक्ट है एलिनेशन। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि हमें। महामंच पर मौजूद रहेंगे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा। राष्ट्र या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आमने सामने होंगे संबित पात्रा, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और साकेत बहुगुणा। महंगाई के मुद्दे पर टकराएंगे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। जबरदस्त चुनावी टक्कर होगी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच। तो वीर सावरकर पर सियासत के महारथी करेंगे गर्मा गर्म बहस। तेजस्वी यादव भी एजेंडा आज तक के महामंच पर शिरकत करेंगे। किसान बिल अटका तो कृषि सुधार भटका, इस पर बातचीत करेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो राकेश टिकैत बताएंगे कि क्यों किसानों का दिल मांगे मोह। एजेंडा आज तक के महामंच पर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रखेंगे अपने राज्यों का एजेंडा। शिवराज सिंह चौहान, अरविंद केजरीवाल, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी से होंगे तीखे सवाल। एक मार्केटिंग कंपनी को साइन करना पड़ा है, क्या जरूरत है? महामंच पर पहली बार लोकतंत्र के पहरेदार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला होंगे। तो कानून के रखवाले किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। संविधान की शपथ की मुश्किलों का बखान करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट की आहट को लेकर कितना तैयार है हिंदुस्तान, जवाब देंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला। कोरोना के कर्मवीर अभिनेता सोनू सूद और एबिक्स इंक के सीईओ रॉबिन रैना भी होंगे। 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में सबसे बड़ी जीत की 50वीं सालगिरह पर चर्चा करेंगे थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे और नौसेना चीफ एडमिरल आर हरिकुमार। इस जंग की विजय गाथा सुनाएंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। नए दौर के स्टार कार्तिक आर्यन होंगे तो महामंच पर बरेली की बर्फी फेम कृति सेनॉन भी होंगी।
कियारा आडवाणी खास मेहमान होंगी तो छोरा चंडीगढ़ वाला आयुष्मान खुराना के साथ अतरंगी रे की अभिनेत्री सारा अली खान और प्रोड्यूसर आनंद एल राय भी मौजूद होंगे। अभिनय के साथ अपनी मुखर आवाज के लिए मशहूर रवीना टंडन, श्वेता त्रिपाठी और आशुतोष राणा करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर बात। तो वहीं तेरी मिट्टी में मिल जावा फेम प्रतीक बंचन उर्फ बी प्राक के मधुर गीत आपको झूमने पर मजबूर कर देंगे। आपकी पार्टी और आपकी सोच ऐसी है। देश की भाषा में, देश की आवाज में आज तक के इस महामंच पर तय होगा देश का एजेंडा। तो हो जाइए तैयार 3 और 4 दिसंबर को देखने के लिए एजेंडा आज तक। एजेंडा आज तक 3 और 4 दिसंबर सिर्फ आज तक पर।